एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सारे बच्चे? सो टुडे इज डे 12। धीरे धीरे करके आज हम लोग वोकैबुलरी की क्लास को भी कंटिन्यू करके लास्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमने अभी तक 6 टोटल क्लासेस वोकैब बेस्ड कर ली हैं। कंग्रेचुलेशंस। कल से हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है, बट बिफोर दैट कुछ और फ्रेजेस लर्न कर लेते हैं। तो आज का जो सेशन है ये हमारा होगा इडियम बेस्ड। सो इंग्लिश में कुछ इडियम्स की प्रैक्टिस मैं आपको आज के सेशन में करवाऊंगी, सो दैट यू विल हैव अ गुड हैंड ऑन दीज फ्रेजेस वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश। अब इडियम क्या होता है आपको पता ही होगा। 11th में 12th में, इससे भी पहले हर साल आपको वोकैबुलरी बेस्ड इडियम्स आते होंगे पढ़ने के लिए। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ब्रेक द लेग का क्या मीनिंग है, आइसिंग ऑन द केक का क्या मीनिंग है ना। सो ये फ्रेजेस अपने आप में एक मीनिंग रखते हैं। सो क्या हमको स्पोकन इंग्लिश के टाइम इनको याद करना ज़रूरी है या हमको पता होनी चाहिए? यस। जब भी हम एडवांस्ड इंग्लिश में बात करते हैं, देयर इज अ ट्रेंड, और यू कैन से दिस इज हाउ इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स स्पीक। दे मेजॉरिटी ऑफ देम स्पीक इन इंग्लिश यूजिंग दीज इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आप देखेंगे ना तो वो नॉर्मली, जैसे फ्रेंड्स सीरियल आता था, एक वेब सीरीज आपने देखी होगी, बहुत फेमस है बच्चों में, नॉट बच्चों में मतलब एडल्ट्स में, जिसको भी इंग्लिश सीखनी होती थी आज से 10 साल पहले, वो फ्रेंड्स को देखा करते थे। सो दे यूज अ लॉट ऑफ दीज फ्रेजेस। आप अगर देखेंगे ना तो बहुत सारे फ्रेजेस जो हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। इन्हीं इडियम्स को आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कुछ 25 के अराउंड में आप लोगों को आज प्रैक्टिस कराऊंगी। धीरे धीरे सीखो, प्रैक्टिस करो इनको और इनको अपनी आम भाषा में लेकर आओ। अगेन देखो, आपको ये फ्रेजेस कहीं भी मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, है ना। हमें 50 ऐसे फ्रेजेस दे दीजिए। एक तो ये गिने चुने हैं जो आपको सच में यूज़ करने चाहिए, पॉइंट 1। दूसरा, यूज़ करने चाहिए इनको लिखकर, नोट्स बनाकर, किसी के नोट्स लेकर, पढ़कर, मुझे सुनकर कुछ नहीं होगा। मैं सारे आपको एक एक करके बोल के दिखाऊंगी। कम से कम 25 तो करो। आधे तुम, इससे ज़्यादा तो तुम खुद से पता नहीं मेहनत करो ना करो। आपको इनको बोलना है बेटा, पहले तो बोलना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर बार बार बोलना है, फिर डेली यूज़ में बोलना है। बोलने में और डेली यूज़ में बोलने में बड़ा डिफरेंस होता है कि कैसे कि भाई हमें बोलना तो आ गया, ठीक है, लेकिन डेली यूज़ में जिस दिन बोलना होगा ना, उस दिन जिस समय बोलना था उस समय माइंड में आएगा नहीं और गाड़ी खत्म। कोई वेट थोड़ी करेगा कि चलो भाई रति को वेट करने दो, रति बोलना चाह रही है तो रति का वेट करते हैं, क्या कहना चाह रही थी, कौन सा आइडियम यूज़ करेगी, फिर सुनेंगे इसकी बात। ऐसे होगा ही नहीं कभी भी, राइट। तो आप बोल ही नहीं पाओगे जब तक आपके जहन में, माइंड में एकदम घुस ना जाए, सेट ना हो जाए, तब तक आप इसको अपनी आम भाषा में बोलते टाइम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आइए शुरुआत करते हैं फ्रेजल वर्ब से। सबसे पहले, बीट द क्लॉक। टू सक्सीड इन समथिंग बिफोर टाइम इज अप। समझ आ गया? तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 5 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए और आपने 4 बजे कर लिया, तो मैंने हो यू हैव बीटन द क्लॉक। बीटन क्यों कर दिया मैंने बीट का? क्योंकि मेरे को टेंस चेंज करना पड़ा। यू हैव बीटन, प्रेजेंट परफेक्ट में बात करी तो मैंने बीटन कर दिया, ठीक है। सो बीट द क्लॉक, फ्रेजेस के टेंस चेंज होंगे, वर्ब चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द जिस भी सेंटेंस में आप इसको यूज कर रहे हैं। सो यू रियली नीड टू बीट द क्लॉक, यू आर ऑलरेडी लेट, है ना। तो अब तुमको जो है समय से करना पड़ेगा, तुम ऑलरेडी लेट हो, तो टाइम से कर लो, टाइम से पहले कर लो, बेसिकली टाइम से पहले कर लो। टू सक्सीड इन समथिंग बिफोर टाइम इज अप, टाइम खत्म होने से पहले कर लो। तो बिल्कुल 5 बजने से 1 मिनट पहले भी कर लोगे तो भी हम कह देंगे टाइम पे तुम्हारा काम हो गया। बीट द क्लॉक, जस्ट मेक श्योर दैट यू गाइज बीट द क्लॉक, राइट। सो आप क्या बोलेंगे? टीचर ने बोला होमवर्क हो गया, है ना, तो आप बोलेंगे यस मैम, आई बीटन द क्लॉक, आई कंप्लीटेड ऑन टाइम, टाइम से कर दिया मैंने। सो ऑन टाइम की जगह आप बीट द क्लॉक भी बोल सकते हैं। अपने दोस्त को कहिए बीट द क्लॉक गाइज, कम ऑन, लेट्स कंप्लीट दिस ऑन टाइम, लेट्स बीट द क्लॉक। नेक्स्ट, किल टाइम। देखो जितनी भी मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये टाइम से रिलेटेड है और आपको पता ही है हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस क्या है आज के समय में? टाइम। तो हम टाइम के आसपास ही बहुत बातें करते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो फ्रेजेस ढूंढे हैं वो टाइम से रिलेटेड हैं। कुछ खाने पीने से रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे, है ना, तो भी हम उनको प्रैक्टिस करते हैं करके। टाइम से रिलेटेड हमारे पास में जो दूसरा है वो है किल टाइम। टू डू समथिंग नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग टू पास टाइम। सो डू समथिंग नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग टू पास टाइम। बेसिकली कुछ करने का मन है लेकिन हम क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टेड नहीं है उस काम में। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉन्सर्ट में गए हैं तो आपसे पूछे कैसा लगा कॉन्सर्ट? आई हैव जस्ट किलिंग माई टाइम देयर। मैं तो बस टाइम अपना वेस्ट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो बेसिकली किलिंग द टाइम इज टाइम पास करना। मीरा अराइव टू द पार्टी अर्लियर, सो ही हैड टू
किल टाइम बिफोर एंटरिंग द वेन्यू, तो वो थोड़ा सा पहले आ गई थी और एंटर करने से पहले वेन्यू में उसको टाइम किल करना पड़ा। तो टाइम किल इज टाइम पास करना, किसी काम को करने के लिए, मतलब किसी काम में आपका इंटरेस्ट ना हो तो आप उसको टाइम पास कह सकते हैं कि मेरे तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार, क्या ही करूँ, थोड़ा पहले आ गया वेन्यू में, थोड़ा पहले आ गई तो टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या फिर अच्छा ही नहीं लग रहा तो टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो ये भी बोल सकते हैं कि आई वेंट टू द कॉन्सर्ट, आई डेंट लाइक इट, सो आई वाज जस्ट किलिंग द टाइम देयर। किलिंग द टाइम, फोन पे तेरे दोस्त पूछे हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल, नथिंग यार, जस्ट किलिंग द टाइम, जस्ट किलिंग द टाइम। ठीक है, बढ़िया फ्रेज। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, जब हम ऐसा बोलते हैं कि कोई काम हम बहुत समय बाद कर रहे हैं उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कभी कभी, जैसे कि आई अटेंडेड पार्टी वंस इन अ ब्लू मून, तो मैं जो पार्टी अटेंड करता हूँ वो वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी करता हूँ। सो आई स्टडी फॉर एग्जाम्स वंस इन अ ब्लू मून मतलब 4-5 महीनों के बाद जो किताब खुलता है तो वो वंस इन अ ब्लू मून ही भूलेगा अपने आप को, है ना। तो आई गो टू स्विमिंग वंस इन अ ब्लू मून, आई गो टू शॉपिंग वंस इन अ ब्लू मून। तो जो भी काम हम बहुत कम करते हैं उसको आप वंस इन अ ब्लू मून से शो करते हैं। बिहाइंड द टाइम, बिहाइंड द टाइम का मतलब क्या हो गया, टाइम में पीछे चल रहे हैं, नहीं, टाइम में पीछे चल रहे हैं, मतलब कि ओल्ड फैशनड हैं आप, जैसे जो ट्रेंड है आप वो फॉलो नहीं करते हैं, आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं समय से। तो यू आर बिहाइंड द टाइम्स बिकॉज योर ड्रेस इज सीम्स सो प्लेन, इतनी प्लेन ड्रेस पहनते, यू आर रियली बिहाइंड द टाइम, है ना। क्या मेकअप किया हुआ है पुराने जमाने का, यू आर रियली बिहाइंड द टाइम डूड, इतने पुरानी लग रही हो देखने में, देखो वो मोटा मोटा प्लास्टर वाला मेकअप करके आए हो, बिहाइंड द टाइम। तो बिहाइंड द टाइम का जो एक्चुअल मीनिंग है वो फैशन बेस्ड होता है, ना कि समय बेस्ड। ऐसे मत कहना कि 5 बजे के काम क्यों नहीं हुआ, यू आर बिहाइंड द टाइम, वैसा वाला नहीं है ये, ठीक है। चलिए, टाइम फ्लाइज, टाइम से रिलेटेड एक और फ्रेज, टाइम फ्लाइज, मतलब कि कहते हैं ना कि भाई देखो बच्चे कितने बड़े हो गए, टाइम रियली फ्लाइज, समय तो बिल्कुल उड़ता है। तो व्हेन टाइम पासेस क्विकली, जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं हो रहा है तो किलिंग द टाइम, और टाइम जल्दी जल्दी पास हो रहा है तो टाइम फ्लाइज। तो जैसे हम पुरानी पिक्चर्स अपनी देख के कह सकते हैं, ओ गॉड लुक हाउ क्यूट एम आई लुकिंग, सो यंग एंड इनोसेंट, टाइम फ्लाइज यार, है ना, मतलब समय तो ऐसे भाग गया कि अब देखो कैसे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, छोटे थे पहले, तो टाइम फ्लाइज। आगे बढ़ते हैं। पीस ऑफ केक, अब देखो ये वाले जितने भी हैं ये केक से रिलेटेड हैं, मैं आपको कुछ केक से रिलेटेड 5 मैंने टाइम से रिलेटेड कराए हैं, अब मैं आपको केक से रिलेटेड कराती हूँ। पीस ऑफ केक कब बोलते हैं, जब कोई काम बहुत ईजी होता है। सो दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, आई नो इट ऑलरेडी, ये तो मुझे पहले से पता है, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। तो समथिंग दैट इज वेरी ईजी, बहुत ईजी, आई नो दिस, ये वाले फ्रेजेस तो आते थे मैम, दीज आर जस्ट पीस ऑफ केक। लिसन बच्चा, कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि उस एग्जाम में आपको आंसर करना है ना, पीस ऑफ केक का मीनिंग आपको ये यूज करने हैं। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट तो आप तब करेंगे जब आप इनको अपनी डेली भाषा में लेकर आ जाएंगे। पहले इन्हें अपनी डेली भाषा में लेकर आओ, डेली बोलचाल में लेकर आओ। जब आपको लगे कि मैम मैं ये बोलने लग गई हूँ तो बस ठीक है, फिर उसके बाद एक और ऐसा 25 फ्रेजेस का एक और स्लॉट ले लेना जो थोड़े से टफ हो। पॉइंट इज कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसको कितनी बार बोला है। एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ने होते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए तैयार करने के लिए पहले इजी बोलना शुरू करने के लिए करने होते हैं, फिर बाद में जब हमें वो करने आ जाए फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज पीस ऑफ केक, आवर इंग्लिश होमवर्क यस्टरडे वाज अ पीस ऑफ केक। इतना इजी था, यूं ही हो गया 2 मिनट में, पता ही नहीं चला। एक एक सेंटेंसेस खुद बनाना। आइसिंग ऑन द केक, समथिंग गुड दैट इज एडेड टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी गुड। कुछ अच्छी चीज ऑलरेडी हो रखी थी तो वो केक थी, उसके ऊपर आपने आइसिंग कर दी। आइसिंग बेसिकली जो क्रीम लगाते हैं ना उसको कहते हैं आइसिंग करना, ठीक है। आइसिंग करो, क्रीम लगाओ, उसके ऊपर छोटे छोटे कुछ स्प्रिंकल वगैरह कर दो, वही आइसिंग होती है। तो आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है केक वैसे ही खाने में बड़ा टेस्टी था, उस पर हमने और आइसिंग लगा दी, क्रीम लगा दी तो और टेस्टी हो गया। तो अच्छी चीज़ और अच्छी हो गई, एडेड अनदर फेदर। एक तरीके से वही होता है कि आपने जितने भी आपके पास में अच्छे सक्सेसफुल इवेंट्स हुए उसमें आपने एक और फेदर, एक और ऐड कर दिया, कुछ एक और इवेंट ऐड कर दिया, है ना। बिल्कुल वैसे ही आइसिंग ऑन द केक होता है। सो शी वॉज हैप्पी टू मीट द एक्टर बट गेटिंग अ फोटो विद हिम वॉज आइसिंग ऑन द केक। ऑलरेडी खुश हूँ, एक्टर से मिलने को हो गया, हेलो सर आप कैसे हैं, फोटो, हाँ हाँ, व्हाई नॉट, इट इज जस्ट आइसिंग ऑन द केक, ये तो और भी बढ़िया हो गया। सो आई क्लियर्ड माई एग्जाम, मैंने अपने एग्जाम क्लियर कर लिया। आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन टू ऑफ माई फेवरेट कॉलेजेस, दैट वॉज आइसिंग ऑन द केक, है ना। एग्जाम क्लियर करने के बाद 3 कॉलेजेस से आ गया। मोर ऑन दैट मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल गई, दैट वॉज इवन मोर आइसिंग ऑन द केक, समझे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। केक वॉक, इजी पीजी, अरे दिस इज जस्ट अ केक वॉक, ये तो कुछ भी नहीं है। समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, है ना।
तो इससे पहले हमने कौन सा किया था, केक से रिलेटेड अभी आपने जो किया था, पीस ऑफ केक। तो दिस इज अ पीस ऑफ केक एंड दिस इज अ केक वॉक, ऑलमोस्ट इनके सेम ही मीनिंग निकल के आते हैं। द प्रोजेक्ट फॉर मी वॉज अ पीस ऑफ केक और द प्रोजेक्ट फॉर मी वॉज अ केक वॉक, दोनों एक ही होंगे। चलिए अब हम लोग केक का कुकी कर दिया है मैंने। सो टफ कुकी मतलब एनीथिंग दैट इज एनी पर्सन दैट इज अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं टफ कुकी। तो रोहित रैन द रेस इवन दो ही वॉज इंजर्ड, ही इज अ रियल टफ कुकी। उसको तोड़ना मुश्किल है, तोड़ना जैसे कुकी टूटती है तो टफ कुकी मतलब कि थोड़ी टाइट कुकी। तो टफ कुकी किसके लिए यूज हो रहा है, पर्सन के लिए यूज हो रहा है कि उसको हराना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही स्ट्रांग बंदा है, इतनी आसानी से हार नहीं मानता, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता। तो यू आर जस्ट अ टफ नट टू क्रैक, ऐसे भी बोलते हैं, टफ कुकी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टू गो और सेल लाइक हॉट केक्स। ठीक है, टू सेल लाइक हॉट केक्स और टू गो लाइक हॉट केक्स मतलब कि इजी टू सेल। तो ये वाला प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि ये लाइक हॉट केक की तरह सेल हो गया। हॉट केक को ऐसे समझो कि बस कोई ऐसी चीज जो हर कोई बस खरीदना चाहता है जल्दी 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 जल्दी, है ना। तो हॉट केक बहुत ही इजी सेल के लिए यूज किया जाता है। सो आवर रीसेंट लॉन्च प्रोडक्ट आर सेलिंग लाइक अ हॉट केक। तो सेलिंग लाइक अ हॉट केक आपका होगा टू सेल, टू तो वहां इसीलिए लगा क्योंकि इसको इन्फिनेटिव बनाया है, बेसिकली यहाँ से शुरू होगा, सेलिंग लाइक हॉट केक। तो अवर न्यू प्रोडक्ट वॉज सेलिंग लाइक हॉट केक। ठीक है, और आवर प्रोडक्ट्स आर सो फेमस दैट दे आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, मतलब इजीली सेल हो रहे हैं और बहुत ही डिमांड में है। सो बेसिकली इसका एक और मीनिंग होता है डिमांड, डिमांड में है ये चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एनिमल से रिलेटेड 5 करेंगे। देखो मैंने 5 आपको सबसे पहले जो है ये वाले मैंने केक से रिलेटेड आपको 5 कराए हैं। ठीक है, अब जो है हम 5 करेंगे वो हम एनिमल के साथ में करेंगे। जैसे शीप हो गई, कैट हो गई, इनसे रिलेटेड काफी सारे आपके पास में ऑप्शंस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ब्लैक शीप। तो डिस्क्राइब एन ऑड और बैड मेंबर, आपने पढ़ा होगा। ब्लैक शीप का मतलब होता है किसी ग्रुप के अंदर एक ऐसा पर्सन जो ना तो या तो वो अच्छा नहीं है, बिहेवियर वाइज वो बैड शीप है, ब्लैक शीप है, या फिर वो ऑड है, मतलब कि दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है। तो ऑड और बैड पर्सन को बोलते हैं। जैसे स्टीव इज द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली का हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं विभीषण है ना। जैसे कहते हैं ना हमारे विभीषण ने लंका ढा दी थी, मतलब विभीषण ने अपने जो गुप्त राज हैं रावण के, कुंभकर्ण के, वो किसको बता दिए थे, राम को बता दिए थे। अगर आपने हिंदुइज्म में थोड़ी रामायण पढ़ी होगी तो उसकी वजह से क्या हुआ, राम को पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सॉल्व की जा सकती हैं लंका में जाके। और तो ऐसा कहते हैं कि घर का देवी लंका ढाई। तो वो जो विभीषण था वो एक ब्लैक शीप बन गया, मतलब कि अपनी फैमिली से थोड़ा ऑड हो गया, अलग हो गया। सारे के सारे राक्षस और वो थोड़ा ब्राह्मण टाइप से था, राइट। और अपनी फैमिली के लिए बुरा भी हो गया क्योंकि उसने अपनी फैमिली को ही गड़बड़ करा दिया। सो ब्लैक शीप, राइट। सो स्टीव इज अ ब्लैक शीप। और एनी पर्सन जो गलत हो, व्यवहार में गलत हो या अपनी फैमिली से अलग हो तो उसको हम ब्लैक शीप बोलेंगे। इन नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इतना सुन लेना। ठीक है, ब्लैक शीप इज अ नेगेटिव वर्ड। ऐसे नहीं है कि कोई बाकी तो घर में सब फूल है और एक बड़ा समझदार बच्चा है तो आपको ही इज अ ब्लैक शीप, नहीं, ऐसे नहीं, नेगेटिव वर्ड है। टू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक का मतलब होता है या तो आप बहुत नर्वस है या तो आप एंशियस हैं, आपको टेंशन हो रही है। जैसे कि एग्जाम से पहले आई एम हैविंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। ठीक है, तो आई एम होस्टिंग द बिग इवेंट नेक्स्ट वीक में एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा हूँ। आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक ऑलरेडी मेरे पेट में कुचर हो रही है। होल्ड योर हॉर्सेस, हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो भागता है और हमारा दिमाग भी ऐसे ही भागता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, ठीक है, तो जब हम बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हो तो हमसे सामने वाला कहता है भाई थोड़ा स्लो डाउन कर ले। चलने की रफ्तार से नहीं, दिमाग से भी हो सकता है वो। ठीक है, मतलब आराम से, इतना दिमाग मत चला। होल्ड योर हॉर्सेस। सो होल्ड योर हॉर्सेस, वी हैवंट वन येट एंड यू हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो आप सामने वाला आपसे ओ भाई होल्ड योर हॉर्सेस, अभी जीते नहीं है, अभी से सेलिब्रेशन शुरू हो गया। सो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो सर रुक जाओ। ठीक है, दिमाग से, शरीर से, कैसे भी। आगे बढ़ते हैं। किल 2 birds with वन स्टोन या 1 शॉट, दोनों बोल सकते हैं। सो टू गेट 2 टास्क कंप्लीटेड एट 1 टाइम। तो कहते हैं ना कि भाई ये भी तेरा, चिट्ट भी तेरी और पट्ट भी तेरी, तो दोनों ही काम तूने अपने फायदे के कर लिए और एक ही शॉट मारा, लेकिन दोनों चिड़िया एक ही शॉट से मर गई। सो दिस इज बेसिकली किलिंग 2 birds फ्रॉम 1 शॉट और विद 1 शॉट। सो आई वेंट ग्रोसरी शॉपिंग एंड कलेक्टेड माई पार्सल ऑन द वे होम, मैनेज टू किल 2 birds with 1 शॉट। मतलब कि
ग्रोसरी लेने गई थी तो रास्ते में पार्सल भी मिल गया, तो पार्सल वाले भी कलेक्ट कर लिया। तो दो मैंने क्या किया, एक ही शॉट से दो बर्ड्स किल करी, मतलब कि दो काम एक साथ करे। तो दो कामों को एक साथ करना, किलिंग टू बर्ड्स विद वन शॉट। ठीक है, चलिए जब आप इनको बोलेंगे ना तब आपको प्रैक्टिस होगी कि फ्रॉम लगाना था या वन लगाना था या विद लगाना था, तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट हमारे पास में रैट रेस, मतलब कि कुछ ऐसा जो सब लोग कर रहे हैं और वो बहुत एग्जॉस्टिंग है विदाउट एनी रिजल्ट। सो एन एग्जॉस्टिंग एंड रेपिटेटिव रूटीन, बार बार एक ही काम को करने को क्या कहते हैं, रैट रेस। सो रैट रेस बेसिकली लोग वही ऐसे बस चले जा रहे हैं ट्रेडमिल पर चले जा रहे हैं, रैट रेस। सो I have always wanted to be an accountant, but I don't want to be a part of this rat race anymore. मतलब अकाउंटेंट तो बनना था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, लेकिन बार बार एग्जाम देना पड़ रहा है। ये तो रेट रेस होगी ना, रिपीटेडली एक ही काम बार बार कर रहे हैं और एग्जॉस्टिंग भी लग रहा है और रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा, तो वो रेट रेस होगा। चलिए अब आगने वाले जो आपके 5 इडियम होंगे वो वेदर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ कि अब तक जितने भी हमने इडियम करे हैं वो किस किस चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने टाइम से रिलेटेड शुरू करे थे, आई होप आप सबको समझ में आ गए। उसके बाद हमने केक से रिलेटेड शुरू करे थे। उसके बाद हमने एनिमल्स में डॉग, शीप, रेट रेस, हॉर्स, ये सारे ऐड करवाए थे। और इसके बाद में अब हम लोग वेदर जहाँ जहाँ लिखा होगा उससे रिलेटेड शुरू करेंगे। वेदर से रिलेटेड से मतलब हो गया कि बारिश भी हो रही है तो भी वो वेदर में काउंट होगा ना। सो पहले बोलते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि ऊपर आसमान से चूहे बिल्ली और डॉगी टपक रहे हैं, नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसको कैट एंड डॉग कहते हैं। सो ड्यूरिंग अ हैवी पीरियड ऑफ रेनफॉल और ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, बारिश हो या तूफान हो, तूफान से मतलब हो गया बहुत तेज बारिश हो, तो उसको कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो डू नॉट फॉरगेट योर अम्ब्रेला बिफोर यू गो आउट, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो बाहर जाने से पहले अम्ब्रेला जरूर लेके जाना, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगेन मैं एक बात रिपीट कर देती हूँ बच्चों, मैं समझती हूँ कि हर बच्चे को ये आते होंगे, एवरी स्टूडेंट मस्ट बी नोइंग देम। ठीक है, पॉइंट इज नॉट नोइंग देम, पॉइंट इज रिपीटिंग देम। तो मेरे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करो। अगर मैंने आपको 25 फ्रेजेस दिए हैं तो ये 25 के 25 आपको आपकी जुबान पे ऐसे होने चाहिए कि जब हमें लगा इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा सकता है आप उनको बोलो। प्लीज मेक श्योर दैट यू नो दीज फ्रेजेस बाय हार्ट। ठीक है, every cloud has a silver lining. What does this mean? This means to be very very optimistic by your nature. Optimistic person ऐसा होता है जो हमेशा कुछ अच्छा ही देखता है हर सिचुएशन में। तो जब हम किसी से ऐसी आशा भरी बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि डोंट वरी, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब क्या हुआ कि क्लाउड आने का मतलब क्या होता है? क्लाउड आने का मतलब होता है कि अंधकार छा गया, लेकिन अंधकार के पीछे क्या होता है? कुछ वजह होती है जो कुछ अच्छा होने वाला है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड होप दैट समथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। बुरे सिचुएशन के बाद है क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग का मतलब है कि इसके पीछे सूरज है और रोशनी हो जाएगी। सो बुरी सिचुएशन के बाद अच्छा समय भी आएगा, या बुरी सिचुएशन हुई है लेकिन इसके लिए ये कुछ अच्छे के लिए हुई है। कहते हैं ना हमारे जो होता है अच्छे के लिए होता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो बेसिकली आई एम नॉट गोइंग ऑन हॉलीडे दिस ईयर, बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एज आई एम एबल टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली एट होम। तो मैं हॉलीडेज में बाहर घूमने तो नहीं जा रहा, बट दिस इज अ सिल्वर लाइनिंग फॉर मी, ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि मैं अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अंडर द वेदर, तबीयत खराब होने को कहते हैं अंडर द वेदर। जब आप अनवेल हो, इलनेस हो, तो ही डिड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज ही इज अंडर द वेदर टुडे, क्योंकि वो आज तबीयत उसकी ठीक नहीं, अंडर द वेदर, है ना। अब इसका ऐसे लिटरल मीनिंग निकालोगे कि मौसम के नीचे खड़ा है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग नहीं है। अंडर द वेदर का सिंपल मतलब होता है तबीयत सही नहीं है। ठीक है, क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? क्लाउड 9 का मतलब 7वें आसमान पे। 9 लिख रहा है लेकिन हिंदी में हम 7वें आसमान पे बोलते हैं, मतलब कि हम बहुत खुश हैं। तो शी हैज़ बिन ऑन क्लाउड 9 सिंस गेटिंग मैरिड, और सिंस शी got to know about her exam, about her results, she is on cloud 9। जब से उसको अपने रिजल्ट के बारे में पता चला है वो तो बस खुशी के मारे झूमे जा रही है, क्लाउड 9। ठीक है, चलिए लास्ट है क्लाउड से रिलेटेड, हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है समवन बीइंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अ सिचुएशन और टू हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज अबाउट समथिंग। मतलब कहते हैं ना भगवान सिर्फ सही करेगा, भगवान से सही करेगा, तो ये तो एक अच्छी चीज़ होगी। ऑप्टिमिस्टिक आप हैं, आशावादी है, लेकिन आशावादी होने के साथ साथ आप अनरियलिस्टिक हो गए। मतलब खुद भी तो कुछ करो, खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, भगवान सिर्फ सही करेगा। जैसे कि आपने पता नहीं 10th क्लास में लेंचो का चैप्टर आता है ना, तो उसमें वो कहता है भगवान सिर्फ सही करेगा, भगवान लेटर लिख देता है गॉड को, अ लेटर टू गॉड। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसका जो हेड है वो क्लाउड्स में है। मतलब कि इतना अनरियलिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक बंदा हमने कभी नहीं देखा। ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ी सी मेहनत खुद भी तो करनी पड़ेगी।
तो माइक थिंक्स ही इज गोइंग टू पास हिज एग्जाम विदाउट स्टडीइंग। उसको लगता है कि भगवान सब सही कर देगा, बिना पढ़े एग्जाम निकल जाएगा। ही हैज हिज हेड इन क्लाउड्स, मतलब लॉजिकल तो है ही नहीं बिल्कुल, है ना। इतना भी आशावादी नहीं होना चाहिए सब सही होगा, सब सही करो तो सही कुछ। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही आशावादी है लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। मैं आपसे बोल दूं अरे बेटा चिंता मत करो आपका पेपर निकल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना पेपर निकल जाएगा। आप पढ़े नहीं ढीला भर भी, अब एग्जाम में आपने इतना कुछ आता नहीं था तो कुछ भी नहीं कर गया, पेपर निकल जाएगा नहीं ना। तो हम कौन हुए? वी हैड आवर हेड्स इन क्लाउड्स, मतलब कि हमने अपना सर क्लाउड्स में घुसा रखा था और कुछ देख नहीं, जैसे बिल्ली अपना ऐसा रख लेती है, उसको लगता है कि मैं छुप गई तो सब छुप, कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा वाला बिल्कुल वही है। तो हेड इन क्लाउड मतलब आने वाली समस्याओं को नजरअंदाज कर देना। चलिए नेक्स्ट जो अब हमारे बचे हैं लास्ट के 25 बॉडी पार्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि ऑन द टिप ऑफ माई टंग। एवरी इडियम फ्रेज दैट आई एम टीचिंग यू शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है। मतलब एक एक आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, सो टू बी ऑलमोस्ट एबल टू रिमेंबर और एक्सप्रेस। सो हिज नेम वॉज ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई नीडेड टू आस्क हिम। मुझे पता था उसका नाम क्या है, टिप ऑफ द टंग पर था, बट मैंने फिर भी पूछा। सो एवरीथिंग शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है। ये याद कर लो, अभी के भी कर लो और बोलना शुरू करो। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है तो आप कहते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब कि गुड़गांव में रहना इज लिटरली सो एक्सपेंसिव, जस्ट टू रेंट अ हाउस हियर कॉस्ट अस एन आर्म एंड लेग। यहाँ पे एक रेंट पे घर लेना भी हमें एक आर्म एंड लेग कॉस्ट करती है, मतलब कहने का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाता है। सो दैट शर्ट फ्रॉम एरोस कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मतलब कि एरो नाम की कंपनी है, आपको पता होगा, जो शर्ट्स पहनते हैं उनको पता होगा। तो एरो कंपनी की कोई शर्ट आप खरीदते हैं तो दैट कॉस्ट यू एन आर्म एंड लेग। आर्म एंड लेग मतलब एक हाथ और एक पैर काट के लिटरली देना पड़ेगा, तब जाके इतना महंगा पड़ेगा। बिल्कुल यही मीनिंग समझ लो इसका, है ना। मतलब बेसिकली एक्सपेंसिव किडनी देने वाली बात होगी। गिव समवन अ हैंड मतलब कि किसी की हेल्प करना। सो कैन यू प्लीज गिव मी योर हैंड, तो गिव मी योर हैंड का मतलब हाथ देना नहीं होता, मतलब कि हेल्प करना। कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस बुक, इट्स टू हैवी टू कैरी ऑन माई ओन, तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ उस टेबल को, चेयर को। कैन यू गिव अ हैंड, कैन यू गिव मी अ हैंड, क्या आप मुझे एक हैंड दे सकते हैं? हैंड मतलब कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। कीप योर चिन अप, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव व्हेन थिंग्स सीम्स नेगेटिव, बिल्कुल वही सिल्वर लाइनिंग वाला फील करना, चिन अप। सो जब भी कुछ नेगेटिव आपके साथ होना हो तो अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखने को चिन अप करना कहते हैं। सो कीप योर चिन अप, थिंग्स विल गेट बेटर सून, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट कीप योर चिन अप, ठीक है। इंग्लिश बोलनी भी आ जाएगी, डोंट वरी, कीप योर चिन अप, बट यस बी प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, बी कंसिस्टेंट वाइल प्रैक्टिसिंग। ऑल ईयर्स, अच्छे से किसी को अटेंशन के साथ सुनने को कहते हैं ऑल ईयर्स, मतलब कि हाँ हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से सुन रहा हूँ, आई एम ऑल ईयर्स, डोंट वरी, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से सुन रही हूँ, ठीक है। सो आई एम ऑल ईयर्स, तो स्टेटमेंट होता है आई एम ऑल ईयर्स। आई कैन नॉट वेट टू हियर व्हाट यू हैव टू से, आई एम ऑल ईयर्स। मैं तो वेट ही नहीं कर सकती कि तुम क्या बोलने वाले हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम ऑल ईयर्स, मेरा पूरा अटेंशन तुम्हारे ऊपर है, आप बस बोलना शुरू करो। सो आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है जी। तो दीज वर द 25 फ्रेजेस बेटा जो आज मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं। अगेन जितनी भी फ्रेजेस मैं आपको सिखा रही हूँ, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, है ना, सब चीज़ें आप एक एक करके सेशंस के अंदर सीख रहे हैं। मेक श्योर कि आप जो अपनी जो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं इनको आप प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के मेरा बच्चा कुछ भी नहीं हासिल होगा। आपको मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ बस इसीलिए ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें। इनमें से कोई भी ऐसा फ्रेज होंगे, 5-6 फ्रेजेस ऐसे होंगे जो शायद आपको नहीं आते होंगे, बाकी के सारे आपको आते थे, है ना, आते थे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आना और बोलने की प्रैक्टिस करना में डिफरेंस है। एवरी ऑफ द इडियम फ्रेज दैट आई हैव टॉट यू शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, सिंपल, ठीक है। जैसे ही बोलने का टाइम आए, कॉन्टेक्स्ट आए, तुरंत बोल दो, ऐसा आपकी प्रैक्टिस जो है होनी चाहिए। With this, I will be ending today's session and will meet you in the next class. Till then, bye bye everyone and take care. Tata.